welcome to Anthro World. So in this lecture we are going to discuss about the topic economic organization part 2 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो जो ट्राइबल इकोनॉमी होती है वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया आपका कंजम्पशन भी सेम है, तो यहाँ पे आपका कोई भी सरप्लस नहीं होता है और इस इकोनॉमी को बोलते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी। और यहाँ पे फूड कलेक्टर्स होते हैं और फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं। फूड कलेक्शन में इंक्लूड होता है फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, और जो एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम पास्चुरलिज्म भी बोलते हैं, प्राइमेबल एग्रीकल्चर होता है जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, और सेटल्ड एग्रीकल्चर होता है, ये फूड प्रोड्यूसिंग सबसिस्टेंस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज़ देखा हमने, फूड कलेक्टर्स और फूड प्रोड्यूसर्स। फूड कलेक्शन में फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग, और फूड प्रोड्यूसिंग में एनिमल हस्बेंड्री, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सेटल्ड एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है फूड कलेक्शन और दूसरा है फूड प्रोडक्शन। फूड कलेक्शन में जैसा कि हमने ऊपर देखा कि फूड गैदरिंग होता है, हंटिंग होता है, फिशिंग होता है, और फूड प्रोडक्शन में पास्चुरलिज्म, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर होता है। तो आइए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसे हम फॉरेजिंग भी कहते हैं। हंटिंग और फूड गैदरिंग जो है वो ओल्डेस्ट मोड ऑफ सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। ये सबसे ओल्डेस्ट मोड है और इसके बहुत सारे कंटेम्प्रेरी प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं जो अभी भी इस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं। तो अभी भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्राइबल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। फूड गैदरिंग जो इकोनॉमी होती है वो सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी ऑफ गैदरिंग द एडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स एंड हंटिंग द वाइल्ड एनिमल के बेस पे है। और इन्हें हम बेसिकली हंटर्स, गैदरर्स, कलेक्टर्स या फॉरेजर्स भी कहते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें, जो हंटिंग और फूड गैदरिंग जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, इसके एग्जांपल्स में आते हैं चोलानाइकन्स ऑफ द केरला, अंडमानीज, ओंगे, जारवाज, सिमांग और स्कीमोज। तो ये इसके लिविंग एग्जांपल्स हैं जहां अभी भी हंटिंग और गैदरिंग एग्जिस्ट करती है। जो फूड गैदरर्स हैं ये लगभग वर्ल्ड पॉपुलेशन का 0.04% फॉर्म करते हैं और ये मार्जिनल एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि फ्रोजन आर्कटिक टुंड्रा जो कि नॉर्थ पोल का एरिया है जो कि फ्रोजन रहता है, डेजर्ट और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। इंडिया में अगर इनको देखा जाए तो ये बेसिकली साउथ इंडिया और अंडमान आइलैंड पे पाए जाते हैं। और इनमें जो ट्राइबल ग्रुप है उसमें आता है यानादी, चेंचू, ओंगे और जरावा। और ये जो ट्राइबल्स हैं ये बेसिकली साउथ इंडिया और अंडमान आइलैंड से बिलोंग करते हैं। जो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी होती है इसमें स्पेशलाइजेशन होता है विमेन के लिए और मेन के लिए। मेन के जो स्पेशलाइजेशन होता है वो होता है हंटिंग में, जबकि विमेन के लिए स्पेशलाइजेशन होता है फूड कलेक्शन में। और इस हंटिंग के पर्पज़ के लिए वो लोग यूज़ करते हैं बो एंड एरो को और स्पीयर्स को। और कुछ इनके हंटिंग वेपन्स और भी होते हैं जिसमें एक्स होता है, स्वॉर्ड होता है, नाइफ होता है, हार्पून्स होते हैं, जिसके यूज से वो बर्ड्स या एनिमल्स को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उनकी हंटिंग करते हैं। अब कुछ इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये लोग सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल होती है और यह इन सिंपल टूल्स को यूज़ करके एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। और कभी कभी ये डिगिंग स्टिक्स और कलेक्शन बास्केट का भी यूज़ करते हैं फूड कलेक्शन के लिए फ्रॉम द फॉरेस्ट। और हंटिंग के लिए बेसिकली बो एंड एरो होता है, स्पेयर्स होता है और बूमरैंग होता है जो कि हंटिंग के लिए यूज़ होता है। नोमैडिज्म होता है, इनकी सेटल्ड लाइफ नहीं होती है, नोमैडिज्म होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं। तो फूड गैदरिंग जो इकोनॉमी होती है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है नोमैडिज्म या फिर सेमी नोमैडिज्म।
या तो ये फुली नोमैडिक होते हैं या फिर ये सेमी नोमैडिक होते हैं, क्योंकि ये फूड और वाटर के सर्च में ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होते रहते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट का एरिया होता है या फिर हम डेजर्ट का एरिया लेते हैं या फिर हम टुंड्रा एरिया लेते हैं, ये काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे सर्वाइवल काफ़ी टफ होता है और यहाँ पे कोऑपरेशन के बेस पे ही इनका सर्वाइवल एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट केसेस में जो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है वो कुछ थाउजेंड में ही होता है, मीन्स कि इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। स्मॉल साइज़ एंड सेल्फ सफिशिएंट, इनका स्मॉल साइज़ पॉपुलेशन होता है और ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। जो इनका लोकल ग्रुप होता है स्मॉल साइज़ का होता है और इनकी जो इकोनॉमिक यूनिट होती है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। ये एक स्मॉल नोमैडिक बैंड होता है या सेमी नोमैडिक बैंड होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जिनकी संख्या होती है वो लगभग 25 से 30 इंडिविजुअल्स की होती हैं, मीन्स कि 25 से 30 लोगों का ग्रुप होता है और इनका जो इकोनॉमिक यूनिट होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। अब हम डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर में ये इकोनॉमी जो है वो सेक्स के बेस पे एग्जिस्ट करती है। जैसे कुछ सोसाइटीज़ में जो है मेन जो है वो हंटिंग में इंगेज्ड होते हैं और वीमेन जो है वो ग्रुप्स में जाती हैं और वो फूड गैदरिंग का काम करती हैं। इसका मतलब ये होता है रूट्स की डिगिंग के लिए यूज़ होती हैं या ट्यूबर्स के लिए वीमेन काम करती हैं विद द डिगिंग स्टिक्स। तो डिगिंग स्टिक्स एक छड़ी होती है जिसके यूज़ से वो डिग करते हैं अर्थ को और वहाँ से वो प्लांट्स के बेसिकली रूट्स और ट्यूबर्स को निकालते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्सेंस ऑफ सरप्लस इन द ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे कोई सरप्लस है नहीं और अगर सरप्लस नहीं होगा तो ट्रेड भी नहीं होगा। तो फूड गैदरिंग इकोनॉमी में कोई भी सरप्लस नहीं होता है और वो रेयरली उनके पास कोई सरप्लस अगर बचता भी है तो वो उसको या तो बार्टर की तरह यूज़ करते हैं या फिर उसको एक्सचेंज या ट्रेड, और यहाँ ट्रेड का फॉर्म बार्टर से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बार्टर सिस्टम में वो एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं और इस हिसाब से इनका काम चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशिंग। फिशिंग भी एक टाइप की हंटिंग होती है जो कि बेसिकली मोर या लेस उसी के साइमल्टेनियसली ये स्टार्ट हुई थी और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट हो गई कि ट्राइबल्स को फिशिंग स्टार्ट करना पड़ा हंटिंग और फूड कलेक्शन के साथ साथ में। द अनदर रीज़न पॉइंटेड आउट इज़ दैट व्हेन द लैंड रिसोर्सेज बिकम स्केर्स, तो जब लैंड रिसोर्सेज स्केर्स हो गए, जब लैंड रिसोर्सेज की कमी होने लगी तो लोगों को फिशिंग की तरफ आना पड़ा था। पहले जो फिशिंग होती थी वो बेयर हैंड से ही होती थी। बेयर हैंड्स का मतलब ये होता है कि वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट बिना किसी टूल के वो फिशिंग करते थे और यह उनके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ करता था और इस वजह से उन्होंने कुछ अदर डिवाइसेस के बारे में सोचा और उन्होंने उनका यूज़ करना स्टार्ट किया और उन्होंने मछलियों को ट्रैप करना स्टार्ट किया नेट के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्चुरलिज्म। पास्चुरलिज्म में क्या होता है कि पास्चुरलिज्म एक ट्रांजिशनल फेज़ है फूड कलेक्शन और फूड प्रोडक्शन के बीच में, और यहाँ पे जो सबसिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मीन्स कि जानवरों के पालन पोषण से सबसिस्टेंस इकोनॉमी बनती है। बेसिकली ये एक टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है जो कि उस एरियाज़ में पाया जाता है जो कि हंटिंग फिशिंग या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। तो जहाँ पे हंटिंग फिशिंग या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं वहाँ पे इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया जाता है और एज अ रिज़ल्ट इनहेबिटेंट्स अडॉप्ट द लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, और जो इनहेबिटेंट्स जिन्होंने पास्चुरलिज्म स्टार्ट किया वहाँ पे लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग स्टार्ट किया और एक नोमैडिक लाइफ को आगे बढ़ाया। इसमें से बहुत सारे लोगों ने बार्टन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया विद द नेबरिंग सेडेंटरी एग्रीकल्चर ग्रुप। तो जो उनके जो अस्थाई पड़ोसी एग्रीकल्चर ग्रुप था उनके साथ इन्होंने एक बार्टर रिलेशनशिप मेंटेन किया विद द यूज़ ऑफ एनिमल्स। जो एरिड और सेमी एरिड जोन है एशिया और अफ्रीका का, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं जो कि एनिमल के केयरिंग और हर्डिंग से रिलेटेड हैं।
और ये कुछ ऐसे जानवरों का डोमेस्टिकेशन करते हैं जिनकी ब्रीडिंग जो है काफ़ी रैपिड होती है, काफ़ी फास्टली होती है, जिससे कि इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और द पास्चुरलिस्ट नॉट ओनली ईट द मीट ऑफ द एनिमल, तो जो पास्चुरलिस्ट होते हैं वो सिर्फ जानवरों के मांस ही नहीं खाते हैं बल्कि उनके जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि पास्चुरलिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसमें आता है टोडा ऑफ नीलगिरी, गुज्जर ऑफ कश्मीर, नंदीवाल ऑफ महाराष्ट्र, जो कि ट्रेडिशनल पास्चुरलिस्ट हैं इंडिया के। और अगर हम आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आता है न्यूयर ऑफ अफ्रीका, सिम्बागो ऑफ न्यू गिनिया, जो कि पास्चुरल कम्युनिटीज़ के क्लासिकल एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड वाइड। अब हम पास्चुरल इकोनॉमी के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी स्मॉल पॉपुलेशन होता है और स्मॉल पॉपुलेशन होने की वजह से इनके लिए इजी होता है मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इन द सर्च ऑफ फूड रिसोर्सेज। दूसरा होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो ये तो होता ही है कि जहाँ पे अगर डोमेस्टिकेशन होगा तो वहीं पास्चुरलिज्म होगा। तो एरिया वेयर द रेनफॉल इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, तो जहाँ पे भी अगर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबिलिटी नहीं है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डोमेस्टिकेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम टोडास की बात करें तो ये बुफेलो पालते हैं, गुज्जर्स जो है सिप, और जो सिम्बागो हैं वो पिग्स का रेयरिंग करते हैं। यहाँ पे भी सेमी नोमैडिज्म होता है। हमने पिछले वाले में देखा कि वहाँ पे नोमैडिज्म और सेमी नोमैडिज्म था, यहाँ पे सेमी नोमैडिज्म होता है कि लोग यहाँ पे कुछ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड फॉर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो अपने एनिमल्स के रेयरिंग के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं और वे सीजनली नोमैडिक होते हैं। मीन्स कि कुछ सीज़न में ये नोमैडिक होते हैं, कुछ सीज़न में ये सेटल्ड लाइफ जीते हैं। तो इस तरीके से इनका जो लाइफ होता है सेमी नोमैडिक होता है। ट्रांस ह्यूमन्स, तो ये एक पास्चुरलिज्म का एक वेरिएंट है जो कि एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मूव करता है सीजनली विद हर्ड्स वाइल द अदर रिमेन इन द होम। तो सेमी नोमैडिज्म में क्या होता था कि पूरी पॉपुलेशन एक सीजन के लिए मूव करती थी, एक सीजन के लिए एक प्लेस पे स्टे करती थी। जबकि ट्रांस ह्यूमन्स में क्या होता है कि कुछ पॉपुलेशन स्टे करती है और कुछ पॉपुलेशन जो है वो अपने हर्ड्स के साथ मूव करती है सीजनली। तो ये चीज़ होता है ट्रांस ह्यूमन्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है और इसमें जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो शिफ्ट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ड्यू टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये एक लैंड है, यहाँ पे अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की गई है तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो एक साल यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो लोग इस प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे प्लेस पे मूव हो जाते हैं और वो जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल यंग होती है, मीन्स कि उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो वो इस प्लेस पे आके अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन स्ट्रेटजी होता है ह्यूमन सोसाइटी में, जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करता है सोसाइटी को। और ये एक तरीके का हॉर्टिकल्चर ही होता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो होते हैं ये दो टाइप के कल्टीवेशन होते हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हॉर्टिकल्चर डज नॉट मेक इंटेंसिव यूज़ ऑफ मशीनरी एंड टूल्स। तो हॉर्टिकल्चर में बेसिकली हम इंटेंसिव यूज़ नहीं करते हैं मशीनरी और टूल्स का। यहाँ पे सिंपल टूल्स का यूज़ होता है जैसे होज और डेकिंग स्टिक्स का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है वो जो कल्टीवेशन किया जाता है वो सिंपल टूल्स के साथ किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ द प्लाउ, मैन्योर और द टेक्निक ऑफ इरिगेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम बिना प्लाउ के, बिना मैन्योर के और बिना किसी भी इरिगेशन टेक्निक का यूज़ किए हुए हम कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल जोन्स। तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन होता है यहाँ पे ही बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो प्लॉट होता है उसको 3 से 4 साल तक यूज़ किया जाता है। उसके बाद कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दिया जाता है किसी अदर प्लॉट पे, और जो ओल्ड प्लॉट होता है उसको
वैकेंट छोड़ दिया जाता है फॉर अप टू 10 to 12 ईयर्स। तो 10 से 12 साल तक उसको छोड़ दिया जाता है वैकेंट, जिससे कि सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। और इस पीरियड को, जो 10 से 12 साल का पीरियड होता है जिसमें कि सॉइल को छोड़ा जाता है फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, इसको बोलते हैं फैलो पीरियड। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं एक पर्टिकुलर प्लॉट को एग्रीकल्चर के लिए सेलेक्ट करते हैं, और जो एरिया होता है वो बेसिकली एक फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें कि बुशेस प्लांट होता है, और इस प्लॉट को उन्हें क्लियर करना पड़ता है। तो सबसे पहले उनको क्लियर करते हैं, फिर उसको वो सुखाते हैं और उसको जलाते हैं, जिससे कि उसके एसेस या राख बन जाते हैं। और जब ये बारिश होती है तब ये इसमें टिलिंग करते हैं विद द डिगिंग स्टिक और द हो। तो डिगिंग स्टिक या हो के यूज से ये उसमें टिलिंग करते हैं, मतलब जोतते हैं और इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स के सीड्स को जो है वो थ्रो किया जाता है ऑन सेट ऑफ मानसून। तो जैसे मानसून आता है तो सीड्स को जो है वो थ्रो किया जाता है इन द फील्ड, जिसमें कि फसल क्रॉप जो है वो पैदा होता है और उसे हार्वेस्ट किया जाता है विद द एडवेंट ऑफ विंटर। जैसे विंटर आने वाला होता है ये फसल रेडी हो जाती है और इसे काट लिया जाता है। अगर हम ट्राइबल इंडिया की बात करें तो अबाउट 11% जो पॉपुलेशन है वो इस कल्टीवेशन को यूज़ करती है। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में, उसकी 11% पॉपुलेशन जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ करती है, और इसमें ये प्रोड्यूस करते हैं राइस, मिलेट, कोकोनट, शुगर केन, प्लांटेन्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राइबल इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जनरली हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं स्वीडन कल्चर। इंडिया के डिफरेंट रीजन में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि झूम, दहिया, पोदू एंड बेवार। तो इनके डिफरेंट नाम जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे गोंड जो ट्राइब है वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसे हम दहिया बोलते हैं। बैगा जो ट्राइबल्स हैं जो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं बेवार। खोंड्स ट्राइब में होता है ये पोदू। नागाज एंड कुकीज़ के लिए होता है झूम कल्टीवेशन, और केरला में इसे हम पूनम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो इंटेंसिव या परमानेंट वे ऑफ कल्टीवेशन होता है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, और वो था एग्रीकल्चर। और इस एग्रीकल्चर की वजह से विलेजेस डेवलप हुए, जिससे कि सेटल्ड कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। कल्टीवेशन में जो है वो प्लाऊ और फर्टिलाइजर्स और इरिगेशंस का यूज़ किया गया रिवर वैलीज़ में, और इससे जो क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड हुए वो थे बार्ली, वीट, मेज़, पैडी और बहुत सारे थे। और इनको स्टोर भी किया गया फॉर द नेक्स्ट सीज़न। इसे नेक्स्ट सीज़न में एज सीड यूज़ करने के लिए भी इसे स्टोर किया गया, ताकि एक सेटल्ड लाइफ है तो नेक्स्ट सीज़न में उन्हें इस सीड की ज़रूरत पड़ेगी कल्टीवेशन करने के लिए। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जिससे कि जो कल्टीवेशन का प्रोसेस था वो इम्प्रूव हो गया। डिस्कवरी ऑफ प्लाऊ जब डोमेस्टिकेशन के साथ ऐड हुआ तो एनिमल्स का यूज़ यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि एनिमल्स जो है वो प्लाऊ को ड्रॉ करने के लिए यूज़ में आ गए। जैसे बैल के हल का यूज़ किया गया, बैल का यूज़ करके। तो इससे क्या हो गया कि जो सीड का सोइंग था वो काफ़ी इजी हो गया टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के आने से। दो तरह के प्लाऊ होते हैं बेसिकली जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। उसमें एक है सिंपल कर्व प्लाऊ, जैसे कि सिंपल जो इंडिया में यूज़ किया जाता है, और क्वाड्रिलेटरल प्लाऊ जो कि चाइना, मलेशिया या अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ किया जाता है, जो कि क्वाड्रिलेटरल होता है। जो ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो लिमिटेड नहीं है कि फॉर द यूज़ ऑफ प्लाऊ। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऑपरेशन में सिर्फ प्लाऊ का यूज़ लिमिटेड नहीं है, बट एक सीरीज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। और आफ्टर द टिलिंग द सॉइल, जब हम टिलिंग कर लेते हैं सॉइल का, तो एक लेवलर का भी यूज़ होता है जो कि फील्ड की लेवलिंग में यूज़ होता है। तो सिर्फ प्लाऊ का यूज़ नहीं है, इवन और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें से कि एक लेवलर होता है जो कि सॉइल की टिलिंग के बाद फील्ड को लेवलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है।
एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या होते हैं? तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है उसमें सेटल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो जाती है क्योंकि ये सेटल्ड लाइफ है। परमानेंट रूरल और अर्बन सेटलमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, यहाँ पे सरप्लस इकोनॉमी होगी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो जाते हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी हो जाता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ आ गई, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई जिससे कि ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्रिएट किया। डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स, तो एज और सेक्स के बेस पे लेबर का डिवीज़न हो गया। लैंड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ फुल टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप आ गया। एक ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया और ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया तो उसको संभालने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ा और इसके लिए हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत पड़ी। जो इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती हैं उसमें है बैगा, भील, भुइया, लेप्चा, ओरांव, संथाल और कुरीचियंस। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो वेस्टर्न यूरोप, कोरिया, जापान, सेंट्रल एशिया, साउथ अरेबिया, इनके जो रिमोट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी प्लाउ कल्टीवेशन का यूज़ किया जाता है। अब एग्रीकल्चर के कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये क्या है। तो रिसेंट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो एक इनिशियल फेज़ था एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहाँ से जो चीज़ें डेवलप हुई हैं उसमें हुआ है कि जो मैकेनाइजेशन हुआ है, कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, तो इसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड रहा है प्रोड्यूस करने का वो बहुत ज़्यादा हो गया फॉर द मार्केट। एक मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। एनिमल लेबर जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया है ट्रैक्टर से, टिलर से और बहुत सारी मशीनरीज से। हाइब्रिडाइज्ड सीड्स का प्रयोग किया जाने लगा है। एग्रीकल्चर बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ गया है क्योंकि जब भी सरप्लस अगर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे एग्री बिजनेस का कॉन्सेप्ट आएगा। और जो फार्म्स हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं जो कि पहले इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा ऑपरेट की जाती थी। तो ग्लोबलाइजेशन है इस एग्रीकल्चर को एक इंटरनेशनल ट्रेड और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेटेड ऑनरशिप ऑफ लैंड आया, जिसमें कि एक फैमिली या एक कॉरपोरेशन जो है इसका प्रोडक्शन कर रहा है और वो यूज़ करता है हायर्ड लेबर का, मोनोक्रॉप प्रोडक्शन का। श्रीलंका में जो है प्लांटेशन सेक्टर है वो उसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इसके जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हो गया। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करता है फार्मिंग के लिए। कलेक्टिवाइज्ड एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर है जिसमें कि नॉन प्राइवेट कंट्रोल ऑफ लैंड होता है, टेक्नोलॉजी होता है और गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ कलेक्टिव एग्रीकल्चर अरेंजमेंट्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्लेसेस लाइक रसिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, तंजानिया, इथियोपिया। तो इन प्लेसेस पे कलेक्टिवाइज्ड एग्रीकल्चर फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करता है फॉर द कंजम्पशन। तो यहाँ पे एक सब्सिस्टेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किया जा रहा है जो कि जहाँ की मार्केट रिलेशन की अब्सेंस होती है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें इंक्लूड करता है एग्रीकल्चरिस्ट को, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, आर्टिसन ट्राइब्स को, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनका बेसिक एम प्रोडक्शन का होता है कंजम्पशन। तो ये बेसिक कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं। इनका कोई सरप्लस कॉन्सेप्ट या इनका कोई सरप्लस टारगेट नहीं होता है। सो वॉट एवर इज प्रोड्यूस दैट इज कंज्यूम्ड एंड दैट इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। देयर इज नो सरप्लस। सो इफ़ अ फैमिली प्रोड्यूस सम सरप्लस, अगर कोई फैमिली कुछ सरप्लस अगर प्रोड्यूस कर भी लेती है तो उसको स्पेंड कर देती है ऑन गिविंग फीस्ट टू देयर किंग्समैन। तो अपने किंग्समैन पे ही उसको वापस से यूज़ कर देती है, मीन्स को बांट लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे सरप्लस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है।
अभी की हम बात करें, ये हमने इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम की बात की। अभी के इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है कि प्रोडक्शन को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू द नीड ऑफ मार्केट। तो मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और जो प्रोडक्शन का एम है वो है सरप्लस जनरेट करना, और वो किस चीज़ के लिए? टू अर्न द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सरप्लस का प्रोडक्शन किया जा रहा है और उसे बेचा जा रहा है मार्केट में। सो आजकल एक कॉमर्शियल एप्टीट्यूड क्रिएट हो गया है ट्राइबल्स में भी, और उसके लिए रीज़न क्या है कि जो मनी लेंडर्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है ट्राइबल्स में, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, ओपन सेल स्टार्ट हो गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जो कि पहले एक सब्सिस्टेंस था, जो कि अब एक कैश इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुका है, और कंजम्पशन पैटर्न में एक शिफ्ट आ गया है। तो ये चीज़ें थी आपकी ग्लोबलाइजेशन और इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।